नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय की चर्चा करने जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। बात हम करने जा रहे हैं प्रथम विश्व युद्ध की, लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि इस प्रथम विश्व युद्ध को आज हमें पढ़ने का फ़ायदा क्या है। क्या आज दुनिया फिर से किसी विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है? वैसे इतिहास हम पढ़ते क्यों? जो चीज़ें अतीत में घटित हो चुकी हैं उनको आज हम जानकर क्या करेंगे? तो इसका एक सीधा साधा उद्देश्य है कि अतीत में जो घटनाएं घटित हुई, मुख्यतः विनाशकारी घटनाएं, उन घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके, तो हम इसीलिए इतिहास का अध्ययन करते हैं ताकि अगर वैसी स्थिति जैसी स्थिति में वे घटनाएं घटित हुई आज है तो हम कैसे उसे रोक सकते हैं और ऐसी घटनाओं को हम घटित होने से रोकें। तो इसी संदर्भ में हम इतिहास का अध्ययन भी करते हैं। तो अभी जो हम बात करने जा रहे हैं वो फर्स्ट वर्ल्ड वार की बात करने जा रहे हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वार, जैसा कि आपको पता होगा, यह 1914 टू 1918 तक घटित हुआ, यानी 1914 से लेकर 18 तक। अब प्रश्न ये है कि इसे विश्व युद्ध क्यों कहते हैं? इसे विश्व युद्ध इसलिए कहते हैं क्योंकि इस युद्ध में केवल यूरोप इन्वॉल्व नहीं है, इसमें वर्ल्ड के अदर कंटिनेंट भी इन्वॉल्व हो गए, जैसे एशिया है, अफ्रीका है, क्योंकि ये सभी इसमें इन्वॉल्व हो गए, या आप ये कहिए कि ये शामिल कर लिए गए, इसलिए इस युद्ध को हम विश्व युद्ध कहते हैं। अगर इसमें केवल यूरोप के देश होते तो यह केवल एक यूरोपीय युद्ध होता, लेकिन इसमें केवल यूरोप शामिल नहीं है। कारण कौन है? तो वो आज भी एक डिबेट का विषय है। बहुत सारे लोग जर्मनी को उत्तरदायी मानते हैं। अभी हम देखेंगे कि जर्मनी उत्तरदायी है नहीं है। सबसे पहले इस विश्व युद्ध का कारण हम देखें कि अगर हम इस युद्ध का व्यापक अध्ययन करें तो इस युद्ध के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी थे। वैसे यह स्पष्ट है कि प्रथम विश्व युद्ध जैसी घटना अचानक घटित नहीं होती। ऐसा क्या हो रहा था जिसकी वजह से दुनिया को एक भयानक युद्ध का सामना करना पड़ा, जिसमें लाखों की संख्या में धन और जन की हानि हुई। तो इसको अगर हम देखें तो आप देखिए कि इंग्लैंड में एक औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। 1757 के बाद इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की प्रक्रिया आरंभ हुई। अभी औद्योगिक क्रांति क्या है तो इसको संक्षेप में हम देखेंगे, वैसे इसके लिए एक अलग लेक्चर में बनाऊंगा आपके लिए। यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि औद्योगिक क्रांति का मतलब ये था कि उत्पादन के तरीकों में क्रांतिकारी परिवर्तन, यानी जिन तरीकों का प्रयोग होकर उत्पादन की गतिविधियां संचालित हो रही थीं उनमें एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया। इससे फायदा क्या हुआ? इससे सरप्लस प्रोडक्शन शुरू हो गया। इस सरप्लस प्रोडक्शन से फायदा ये हो गया कि इसकी वजह से भौतिक प्रगति आनी शुरू हुई। ये प्रक्रिया शुरू हुई थी इंग्लैंड से, लेकिन धीरे 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 ये यूरोप के अन्य देशों में भी फैल गई, जैसे जर्मनी में हो गया, रूस में, फ्रांस में, और साथ ही साथ अगर आप देखें तो एशिया के एक देश जापान में भी ये प्रगति देखी गई। इस भौतिक प्रगति ने क्या किया? इस भौतिक प्रगति ने एक प्रतिस्पर्धा आरंभ की, और जब प्रतिस्पर्धा आरंभ होती है तो निश्चित रूप से तनाव का जन्म होता है। आज अगर आप देखें कि विश्व की शांति को जो खतरा है चीन और उत्तर कोरिया जैसे देशों से, वो खतरा है क्यों? इसमें मुख्यतः अगर आप चीन को लें तो चीन का मेन एजेंडा क्या है? उसके दो एजेंडे हैं। एक, आर्थिक रूप से वो दुनिया में सबसे ज्यादा प्रगति करना चाहता है, और दूसरी चीज, वो एक तरीके से पूरे वर्ल्ड को लीड करना चाहता है, और उसकी नीति क्या है? साम्राज्यवादी नीति है। वो अपने भूक्षेत्रों का विस्तार करना चाहता है। हालांकि आज विश्व ऐसी चीजों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन उस समय माहौल कुछ और था। तो जब ये भौतिक प्रगति शुरू हुई तो इस भौतिक प्रगति के बाद जो है प्रतिस्पर्धा आरंभ हो गई, और इस प्रतिस्पर्धा ने विश्व के देशों के अंदर तनाव को जन्म दिया। अब हम एक एक करके अगर देखें कौन कौन से कारक उत्तरदायी थे, तो इसमें जो सबसे पहला और महत्वपूर्ण कारण हमें दिखाई पड़ता है, ये कारण है हमारा साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा।
अब ये क्या चीज़ है, देखिए यूरोप के देश, चाहे आप फ्रांस को देखें, इंग्लैंड को देखें, स्पेन को देखें, पुर्तगाल को देखें, तो इन देशों में 1500 ईस्वी के बाद, यानी अगर देखा जाए तो पुनर्जागरण की प्रगति जो हुई यूरोप में, उस पुनर्जागरण के बाद इन लोगों ने एशिया और अफ्रीका के देशों पर अपना आधिपत्य स्थापित करना शुरू किया और एक तरीके से अपने साम्राज्य का विस्तार करने लगे। इसके बाद यूरोप में दो और देश सामने आए, एक है आपका जर्मनी और एक है इटली। तो जर्मनी और इटली जो बाद में सामने आए, जर्मनी और इटली, इनकी एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई है लगभग 1870 के आसपास। तो जब ये सामने आए तो इन्होंने ये देखा कि यूरोप के अन्य देशों ने, जैसे इंग्लैंड हो गया, रूस हो गया, फ्रांस हो गया, इन लोगों ने अपने भू क्षेत्रों का विस्तार कर लिया। तो और इन्हें भी अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना था, क्योंकि ये लोग लंबे समय तक बिखराव के शिकार थे। अब ये नए नए एक राष्ट्र के रूप में संगठित हुए थे, तो इस प्रतिस्पर्धा में ये भी शामिल हो गए। तो एक तरीके से देखा जाए कि वे देश जो साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा में पहले से इन्वॉल्व हैं और वे देश जो साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा में बाद में इन्वॉल्व हुए, जैसे जर्मनी और इटली, इनके बीच में एक संघर्ष आरंभ हो गया, जिसको हम साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा के रूप में देख सकते हैं। इसके बाद क्या करना शुरू किया, जर्मनी और इटली ने कूटनीतिक संधियां शुरू कर दी। अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए इन लोगों ने कूटनीतिक संधियां आरंभ कर दी। इसके बाद इन कूटनीतिक संधियों के परिणाम स्वरूप सैन्यवाद का जन्म हुआ। ये देश जर्मनी और इटली ये अपनी सैन्य सामर्थ्य का विस्तार करने लगे और सैन्य सामर्थ्य का विस्तार करके इन्होंने अपने आप को और ज़्यादा मजबूत करने का प्रयास शुरू कर दिया। इसके बाद एक चीज़ और भी है जो इसके लिए घातक मानी जाती है, उग्र राष्ट्रवाद। देखिए, राष्ट्रवाद एक सकारात्मक अवधारणा है जिसमें राष्ट्र का प्रत्येक व्यक्ति अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव रखता है और अपने प्राणों की आहुति देने के लिए सदैव तत्पर रहता है राष्ट्र रक्षा के लिए। तो ये एक सकारात्मक अवधारणा है। लेकिन उग्र राष्ट्रवाद यह एक नकारात्मक अवधारणा है। इसमें राष्ट्र के लोग ये समझते हैं कि अगर सरवाइव करे दुनिया में तो केवल हमारा देश, बाकी देशों को कुचलने की भावना इनकी होती है। इसलिए इस प्रकार की जो अवधारणा होती है वो विश्व शांति के लिए हमेशा एक खतरा है। तो उग्र राष्ट्रवाद भी इस दौर में बढ़ा। जर्मनी ने अपने आप को और संगठित करने के लिए कूटनीतिक प्रयास आरंभ किए और अपने देश के लोगों के अंदर इस उग्र राष्ट्रीयता की भावनाओं को भड़काना शुरू किया। इसके बाद अगर एक और कारण अगर हम देखें तो उस समय जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो पूरे विश्व में कोई ऐसा अंतरराष्ट्रीय मंच नहीं था जो विश्व के तनाव को कम करने के लिए कार्य करे, यानी कोई अंतरराष्ट्रीय संस्था नहीं थी। जैसे आज संयुक्त राष्ट्र संघ है, यद्यपि संयुक्त राष्ट्र संघ में भी बहुत सारी कमियां हैं और वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो एक तरीके से एक सक्षम संस्था की भूमिका का निर्वहन नहीं कर पा रहा, लेकिन इसके बावजूद उसकी उपस्थिति जो है एक कारण मानी जाती है विश्व शांति को बनाए रखने के लिए। इस समय अगर हम देखें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जिस समय हुआ उस समय हमारे पास कोई ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं था जो विश्व शांति को बनाए रखने के लिए प्रयास करे। इसके बाद एक तात्कालिक कारण भी है जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए उत्तरदायी माना जाता है और वो तात्कालिक कारण है ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या, जिसको आपने पढ़ा होगा सेरेजेवो हत्याकांड। जब ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या हुई तो इस हत्याकांड में सर्बिया का हाथ माना गया। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को अल्टीमेटम दिया कि 48 घंटे के अंदर हमारी इन शर्तों को मान लो, अन्यथा हम तुम्हारे ऊपर युद्ध की घोषणा कर देंगे। सर्बिया अगर उन शर्तों को मान लेता तो निश्चित रूप से उसका अस्तित्व खतरे में पड़ जाता।
उधर दूसरी तरफ देखा जाए तो जर्मनी ऑस्ट्रिया के समर्थन में आ गया, बिना मदद मांगे वो ऑस्ट्रिया के साथ खड़ा हो गया। उधर दूसरी तरफ सर्बिया के साथ खड़ा हो गया रूस, फिर फ्रांस और ब्रिटेन। यानी एक तरीके से देखा जाए तो गुटबंदी हो गई। एक गुट में ऑस्ट्रिया, जर्मनी एक साथ आ गए, उधर दूसरी तरफ सर्बिया के साथ रूस, ब्रिटेन और फ्रांस, और एक महाविनाशकारी युद्ध का आगाज हुआ, जिसे हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या प्रथम विश्व युद्ध के रूप में देखते हैं। हमने मूल चीज इसमें क्या समझी, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ, तो इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या प्रथम विश्व युद्ध का जो सबसे बड़ा कारण था वो था आपका साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा। तो इस युद्ध से चीन जैसे देशों को सीखने की आवश्यकता है कि विश्व शांति को बनाए रखने के लिए निश्चित रूप से जो आपकी टेरिटरी है उससे संतुष्ट रहना ही आपके लिए लाभदायी है। अगर आप दुनिया के देशों की संपदा पर, दुनिया के देशों के भूक्षेत्रों पर नजर डालेंगे तो निश्चित रूप से प्रतिक्रिया होगी, और ऐसी प्रतिक्रिया ही विश्व युद्ध जैसी घटनाओं को अंजाम देती है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय संस्था की भूमिका बढ़ जाती है। आज चूंकि वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, उस समय जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो ऐसी कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था नहीं थी जो इस विश्व युद्ध को रोकने के लिए कोई गंभीर प्रयास कर सके। तो आज हमारा जो ये लेक्चर था ये विश्व युद्ध पे था, प्रथम विश्व युद्ध पे था। मुख्यतः जो विषय हमने डिस्कस किया वह इसके कारणों को लेकर था। इसका जो सेकंड पार्ट में बनाऊंगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, तो वो ये होगा कि इसके लिए उत्तरदायी कौन है। एक प्रश्न आता है मुख्य परीक्षा में, क्या जर्मनी को प्रथम विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी मानना तर्कसंगत है? यानी हम जर्मनी को विश्व युद्ध के लिए दोषी मानते हैं, और इसी संदर्भ में प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं, हम समीक्षा करते हैं, और मैं आपको कंक्लूजन बता दूं अभी कि जब हम कंक्लूजन देते हैं उस प्रश्न में तो हम बताते हैं ये कि अकेले जर्मनी को विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी मानना ये जर्मनी के साथ नाइंसाफी है। जर्मनी इस युद्ध को शुरू करने के लिए अगर उत्तरदायी है तो ब्रिटेन, फ्रांस, इन देशों की भूमिका को भी नकारा नहीं जा सकता। अपने निहित स्वार्थों के लिए ये लोग भी इस युद्ध में शामिल हो गए। अगर ये लोग इस युद्ध में शामिल नहीं होते तो निश्चित रूप से प्रथम विश्व युद्ध का रूप नहीं ले पाता। यह ऑस्ट्रिया और सर्बिया के बीच, और हो सकता है कि जर्मनी भी इन्वॉल्व होता ऑस्ट्रिया के साथ, एक छोटा सा युद्ध बनकर रह जाता। इसने विश्व युद्ध का स्वरूप धारण किया तो इसके पीछे कारण यही रहा कि इसमें इंग्लैंड और फ्रांस जैसे देशों ने अपनी भागीदारी को सुनिश्चित किया। अपने निहित स्वार्थों के लिए ये देश उसमें शामिल हुए। तो इसको हम देखेंगे फिर किसी लेक्चर में। तो आज का टॉपिक मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, और उम्मीद है कि आप इसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। नमस्कार।